जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज भी हम नई जानकारियों के साथ उपस्थित हो गए हैं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी मिशन द्वारा राज्य में चलाई जा रही है संरक्षित खेती योजना। खुरहा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार से पशुओं को बचाने के लिए लगवाएं टीका। खेत में मेड़ निर्माण आसानी से करता है बॉन्ड फार्मर। किसान भाइयों, आजकल संरक्षित खेती द्वारा कई प्रकार की फसलें समय से पहले या विपरीत मौसम में उपजाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा रहा है। यदि आप भी संरक्षित खेती कर लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसके लिए संरक्षित खेती योजना का सहयोग ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस या फूल और सब्जी लगाने के लिए पौधरोपण सामग्री इत्यादि के लिए बागवानी मिशन 50% तक अनुदान देती है। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है संरक्षित खेती योजना। इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खेती में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन हाउस, नेट शेड हाउस एवं फूल और सब्जियों के लिए पौधरोपण सामग्री के लिए लागत की अधिकतम 50% राशि अनुदान में दी जाती है। गायों या गौ प्रजाति के पशुओं में प्रमुख रूप से खुरहा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार रोग लगते हैं। ये रोग पशुओं में ना लगे, इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। आइए पशु विशेषज्ञ से जानते हैं इन पशुओं के टीकाकरण कैसे करें और उनमें क्या सावधानी बरतें। गौ प्रजाति के पशुओं में खुरा, चपका, गलाघोटू और लंगड़ी के रोग से बचाव के लिए इसका टीकाकरण करवाएं। और मुख्य रूप से इन तीनों रोगों का टीकाकरण जो एक सम्मिलित टीका आता है वो ट्रायोवैक के नाम से आता है, उसे आप किसान भाई करवा सकते हैं। अन्यथा अगर गाय गर्भवती है तो उसे क्लोवैक्स नाम का जो टीका होता है वो गर्भवती गाय को 2 ml, इसे जो गायें गर्भवती नहीं उसे भी दिया जा सकता है, लेकिन गर्भवती गाय के लिए टीकाकरण सुरक्षित है। खुरा चपका का क्लोवैक्स 2 ml गर्दन वाले भाग में चमड़े के नीचे। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों जैसे नेनुआ और झींगी की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में नेनुआ और झींगी की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रभेद अच्छी उपज देने के साथ ही चूर्ण लासिता रोग प्रतिरोधक भी है। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जियों में नेनुआ और झींगी की खेती प्रमुखता से करते हैं। इसमें उन्हें चूर्णी लासिता या पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग का इनके फसलों पर भारी प्रकोप होने की संभावना रहती है और होती है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय है रोग प्रतिरोधक किस्म का चुनाव कर खेती करना। इसके लिए किसान भाई हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची स्थित संस्थान हार्प के द्वारा विकसित स्वर्ण प्रभा नेनुआ की किस्म और स्वर्ण उपहार झींगी की किस्म का खेती करके चूर्णी लासिता से मुक्ति पा सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को आमतौर पर सफेद मक्खी या हरी मक्खी नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन कीटों से बचने का सबसे सरल उपाय है बीजोपचार। भिंडी के बीजों को किस दवा द्वारा कैसे उपचारित करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। भिंडी की खेती करने में कीटों से रोकथाम के लिए आप बीजोपचार गाउचो नाम की दवा से 1 किलो बीज पे के 9 मिलीलीटर दवा मिला करके आप बीजोपचार यदि करते हैं तो इसमें लगने वाले सफ़ेद मक्खी, हरी मक्खी या अन्य कीट से आपको निजात मिलती है। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान बॉन्ड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण को बॉन्ड फार्मर कहते हैं। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण करने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जाते हैं। बॉन्ड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान विरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। खेती बाड़ी, गाय पालन और ये खाद दूध मैं तैयार करता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। ये खाद उत्पादन करने से मतलब अच्छा आमदनी भी हो जाती है, प्लस खेती में खर्चा कम में बढ़िया उत्पादन हो जाता है। मतलब इसको खेत में डालने से घास फूस भी कम आता है और इससे पानी उनी कम लगता है, खेत में कीट उट भी कम लगता है, जिससे कीटनाशक भी कम लगता है। तो मतलब कम पूंजी में बढ़िया आमदनी हो जाती है इसमें। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 34, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 36, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 36, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़ बाकी अनाज अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम हैं। दलहनी अनाजों में नरमी का रुख है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में नरमी जारी है, परंतु बाजारविदों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400, अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100, अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 11900, अधिकतम 13600 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5400, अधिकतम 6800 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4900, अधिकतम 5600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9200, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1100 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1750, अधिकतम 2100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियाँ ली। तो चलिए हम जानकारी और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आम के वृक्ष में मंजर का समय हो चुका है। उसमें कीट कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं और उसके नियंत्रण कैसे की जाए, इसके बारे में हम चलिए आज जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत वर्मा से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। बसंत ऋतु सब्जियों एवं फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। किसान वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर अपने फसलों से अधिक उपज प्राप्त करते हैं, जिसमें बीजोपचार का महत्व, उन्नत प्रभेदों का चयन, नवीनतम उपकरणों का प्रयोग जैसी बुनियादी बातों का संकलन होता है। राज्य व केंद्र सरकार के मदद से किसानों के उन्नति के लिए हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है और इन प्रयासों योजनाओं से किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। सूझबूझ का परिचय देते हुए अभी आम के पौधों के मंजरों की देखभाल करनी चाहिए, अन्यथा
इस मौसम में मंजरों के साथ साथ कीटों का भी प्रकोप जोरों शोरों से होता है, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः पौधों में मंजर आने से पहले ही रोग नियंत्रण कर लेना उचित होता है। आम के जो बगीचे होते हैं उसमें मंजर तो आते हैं, लेकिन मंजरों के साथ साथ कीड़ों का प्रकोप भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फूल फल को काफ़ी नुकसान होता है और अंततः फलन जो है काफ़ी प्रभावित हो जाता है। अगर हमारे किसान भाई मंजर आने के पूर्व से सजग रहें तो इन कीड़ों का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है और मंजर को बचाया जा सकता है, साथ ही इस पर लगने वाले फलों को भी बचाया जा सकता है। वर्तमान समय में आम के मंजरों में 50% से ज्यादा फूल खिल चुके हैं और मक्खियों का परागन भी तेजी से हो रहा है। इसके साथ साथ फूलों में मधुआ कीट एवं दहिया कीट का प्रकोप लग रहा है, जिसकी वजह से मंजर सूखकर गिरने लगते हैं। अतः इसका बचाव करना जरूरी है। बचाव के लिए रासायनिक दवा साइपरमेथ्रिन या कार्बोरिल का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। अब चूँकि पेड़ों पे मंजर भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं, पौधों पर मंजरों का परागन भी हो रहा है। इसको ध्यान रखते हुए अगर इस समय 50% से ज़्यादा फूल खिल चुके हैं और परागन हो चुका है उसमें, तो ऐसी स्थिति में इस समय अगर उस पर कीटनाशी दवाओं में जैसे कि एकालक्स जो कि क्योनाल्फॉस ग्रुप की दवा है 2 ml प्रति लीटर, या साइपरमेथ्रिन 2 ml प्रति लीटर, या फिर कार्बारिल 2 ml प्रति लीटर हमेशा छिड़काव स्प्रेयर से करें, और गटोर स्प्रेयर जिससे कि बड़े पेड़ों पर भी छिड़काव हो सकता है। मझोले से आकार के अगर पौधे हैं तो उस पर करीब 8 से 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह से अगर हमारे किसान भाई छिड़काव करें तो कीड़ों से निजात पा सकते हैं। आम के पौधों में कीटों का प्रकोप लग गया है, इसके लिए लक्षणों की जानकारी होना अति आवश्यक है। जब पौधों की पत्तियां अत्यंत चमकीली होने लगे और बाद में इन पत्तियों पर काले रंग की परत जम जाए, तब समझ जाना चाहिए कि पौधों पर मधुआ कीट का प्रकोप लग गया है। प्रथम अवस्था में पत्तियों पर एक चमकीला मधु की तरह स्राव दिखता है, पत्तियां जो हैं चमकीली हो जाती हैं। अगर आम के पौधे की पत्तियां चमकीली नज़र आएँ तो निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर मैंगो हॉपर या मधुआ कीट का प्रकोप हो चुका है, क्योंकि ये जो कीड़े हैं ये रस चूसने के बाद एक स्राव करते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों पर चमकीलापन आ जाता है। और अगर इस पर रोकथाम ना की जाए तो चमकीलापन जो है वह धीरे धीरे कालापन में बदल जाता है और पूरा पौधे पर लगता है जैसे कोयले का बुरादा किसी ने छिड़क दिया हुआ। एवं दूसरा प्रमुख दहिया कीट जो दही के समान सफेद रंग का होता है, जो मिट्टी से धीरे धीरे रेंगते हुए पेड़ के तनों पर चढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे पूरे पौधे पर चला जाता है, जो फलों एवं डंठलों पर चिपककर पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लक्षणों को देखते ही किसान इसका उपचार तुरंत करवाएं। उपचार के लिए मधुआ कीट को रासायनिक दवा साइपरमेथ्रिन तथा दहिया कीट के लिए पेड़ के तने में 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी का लेप लगाकर उस पर अल्काथीन या ग्लिसरीन लगा दें, या पेड़ के थाले में नवंबर-दिसंबर माह में फ्यूराडाउन या रिजेंट दवा का भुरकाव कर देने से हम अपने पौधे को दहिया कीट के प्रकोप से बचा लेते हैं। दहिया कीट की पहचान यह है कि दहिया कीट जो है, जिस तरह से इसका नाम दहिया है, बिल्कुल दही की तरह सफ़ेद रंग का होता है, तो यह रेंगते हुए मिट्टी से पौधे के ओर चढ़ता है। तो इसके लिए तना पर अल्काथीन सीट लगा दें मिट्टी का लेप लगाने के बाद, और जब वो पौधे पे चढ़ जाते हैं तो फिर इनका नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पत्तियों से और फल के डंठल से चिपक जाते हैं। इसलिए शुरू के अवस्था में अगर पौधे पर छिड़काव किया जाए, ये वही दवाएं जो कि साइपरमेथ्रिन, क्योनाल्फॉस या फिर कार्बारिल, तो उस कीट का भी नियंत्रण होता है। साथ ही अगर नवंबर-दिसंबर के महीने में पौधे के थाले में मिट्टी की खुदाई करके अगर उस थाले में कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडॉन या फिर रिजेंट या फिप्रोनिल ग्रुप की अन्य दवाओं का छिड़काव अगर थालों में कर दिया जाए, वो दानेदार दवा हैं, उसे मिट्टी में अगर भुरकाव कर दिया जाए, तो फिर क्या होता है कि पौधे, ये जो कीड़े हैं, दहिया कीट के अंडे जो हैं विकसित नहीं हो पाते हैं। मादा जो कीट है वह जो अंडे देती है मिट्टी में, वो वहीं पर उसका विनाश हो जाता है। तो नवंबर-दिसंबर महीने में ये काम कर दें, और फिर फरवरी-मार्च के महीने में
कीटनाशियों का छिड़काव पौधे पे कर दें और पौधे के मुख्य तने पर ज़मीन से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी का लेप लगाकर उस पर अगर पॉलीथीन या एल्काथीन सीट करीब 6 से 8 इंच की चौड़ाई में लपेट दें और उसके ऊपर अगर ग्लिसरीन लगा दिया जाए तो ये पौधे रेंगते हुए जब तक फल के पौधे के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा फल जो है सुरक्षित रहता है। पेड़ पौधे के निरंतर देखभाल से हम पौधों से अधिक मात्रा में फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सजग रहने की जरूरत है। इसी तरह की तकनीक का प्रयोग हम आम एवं लीची के पौधे में कर सकते हैं। तो एक जानकारी तो आपने ले ली, तो अगली जानकारी की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गर्मी में लत्तेदार सब्जियों की खेती किस तरह से की जाए। चलिए इसके बारे में जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत वर्मा से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी के दिन आ रही है और इस समय लत्तेदार सब्जियां काफ़ी लगती हैं। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत वर्मा, जो कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग होली क्रॉस में पदस्थापित हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मियों के दिनों में कौन कौन से लत्तेदार सब्जियों की खेती की जाती है। हमारे झारखंड प्रदेश में गर्मियों के मौसम में बहुत सारी लत्तेदार सब्जियों की खेती किसान भाई करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से वो जिन सब्जियों की खेती करते हैं उनमें लौकी या कद्दू, करेला, खीरा, नेनुआ, झिंगी, तरबूज, ये सारी सब्जियों की खेती काफ़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। और ये सब्जियां गर्मियों में काफ़ी बाज़ार में पसंद भी की जाती है, क्योंकि इसमें इस समय जो ये नई सब्जियां बाज़ार में आती हैं उनका बाज़ार में मूल्य भी अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा भी होता है और काफ़ी इसके उपभोक्ता भी इन सब्जियों का ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रबी की सब्जियां ख़त्म होने के तरफ रहती हैं और ये नई सब्जियां जब बाज़ार में उपलब्ध होती हैं तो बड़े चाव से उपभोक्ता जो हैं इसकी खरीद करते हैं और अपने भोजन में शामिल करते हैं। लत्तेदार सब्जियों में जल प्रबंधन, हमने विषय तो यही चुना है। अब ये तो लत्तेदार सब्जियों की बात हो गई, अब जल प्रबंधन इसमें सबसे मुख्य बात है। गर्मी के समय में जल की काफ़ी आवश्यकता है और जैसा कि हम जानते आवश्यकता पड़ती है और जैसा कि हम जानते हैं झारखंड में इसी चीज़ का अभाव है और जो खेती किसानी है ये जल के बिना संभव नहीं है। तो कैसे प्रबंधन करें और कैसे ज़्यादा उत्पादन ले हमारे किसान भाई। जी बिल्कुल समसामयिक प्रश्न कि इस समय किस तरह से हम पानी का प्रबंधन करें, क्योंकि हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या है सब्जियों की खेती में वह है पानी की समस्या, कि पानी किस तरह से हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकें। तो ऐसे भी हमारे यहाँ जो गर्मियों की खेती होती है वह मुख्य रूप से सब्जियों की खेती वो बाड़ी में या तो हमारे किसान भाई करते हैं या ऊपरी टाँड़ में करते हैं और वहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी झेलनी पड़ती है। तो इस समस्या से निदान पाने के लिए हमें किसान भाइयों को जैसे ही बरसात ये जाड़े की फसल जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद खेत की हल्की जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि जो भी नमी है उसका संरक्षण हो सके। और साथ ही जो भी लत्तेदार सब्जियां हैं उसे थाले में इसकी खेती करनी चाहिए। थाले में सब्जियों की खेती लत्तेदार वालों की करें और छोटे छोटे थाले बनाएं और थाले जो बनाएं उसकी दूरी सब्जियों की किस्मों के अनुसार उसकी दूरी तय करें रखें और प्रत्येक थाले में कम से कम 2 पौधे को लगाएं और लगाने के बाद जब चूँकि पौधा तुरंत
काफ़ी बड़ा नहीं हो जाता, तो उसमें हल्के पानी का वो सिंचाई करें और साथ ही उसमें जल की आवश्यकता कम रहे, इसके लिए उस पर मल्चिंग की व्यवस्था की जा सकती है। मल्चिंग के रूप में ऐसे तो काली प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, या इसके अलावा खरपतवार या पुआल से भी थाले को अगर ढक दिया जाए तो काफ़ी मात्रा में जल संरक्षित रहता है। यह विधि ज़रूर अपनानी चाहिए। अगर खरपतवार या पुआल को हम थाले में ढक करके सब्जियों की खेती करें तो अंत में जब तक पौधा समाप्ति की तरफ होता है, मतलब जब तक ख़त्म होता है, तब तक वह खरपतवार पुआल मिट्टी में अच्छी तरह से मिल भी जाती है और वह एक तरह से उर्वरा शक्ति भी प्रदान करती है। साथ ही हर एक थाले में गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें या फिर वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गोबर का खाद और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करने से थाले में जल संरक्षण करने की क्षमता बढ़ जाती है और मिट्टी जो है काफ़ी समय तक जल को संरक्षित रख सकती है। तो इस तरह से अगर हमारे किसान भाई जल संरक्षण की व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से काफ़ी समय तक सब्जियों को नमी पहुँचाई जा सकती है और सिंचाई का जो अंतर है उसे काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी गर्मियों के समय में अगर जिस तरह की मिट्टी की संरचना है उस हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता देनी पड़ती है। हमारे यहाँ अधिकतर बलुई दोमट या बलुई या लाल मिट्टी है, बलुई लाल मिट्टी है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता थोड़ी कम है, जिसकी वजह से जो सिंचाई का जो अंतराल है वह गर्मियों में कम से कम 2 से 3 दिनों तक रखा जाता है और इस अंतराल को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नियमित अंतराल पर अगर हम जल की व्यवस्था करते हैं तो पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और अच्छा फलन प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई लत्तेदार सब्जियों में कि थाला में, अगर ये थाला में पानी देने से पौधे को पूरा पानी पहुंच जाता है और ये पौधे क्या हर समय हरा भरा रहेंगे क्या? बिल्कुल, थाले में अगर जल दिया जाए और नियमित अगर जल दिया जाए तो उससे जल की जो उसकी आपूर्ति की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। वैसे अधिकतर हमारे किसान भाइयों की धारणा ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी देनी चाहिए। ये गर्मियों की फसल लतेदार सब्जियां ऐसी हैं जो अपने जड़ के पास पानी पसंद करती हैं, लेकिन अपने सिर पे यानी कि पौधे पर उसे धूप की आवश्यकता होती है। तो अगर हम पंक्तियों में लगा करके करें तो चूँकि गर्मियों के मौसम में लत्तर जो है वो ज़मीन पर ही फैलाई जाती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी, अगर थाले के अतिरिक्त पानी अगर हो जाए तो पौधे का संपर्क जो है मिट्टी से नमी में ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए थाले में ही अगर पानी दिया जाए तो जल का संरक्षण भी होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, पौधा रोगों से सुरक्षित भी रहता है, जिसकी वजह से थाले में ही इन पौधों को लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसी सब्जियां हैं जिनको जो बिल्कुल पानी से पूरा भरपूर है, लबालब होती हैं, जैसे खीरा, कद्दू, तरबूज, कद्दू वगैरह। तो ये सब कैसे कम पानी में संभव है? कम पानी यानी कि हर एक पौधे की एक पानी की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति अगर थाले की विधि से हम लगाएं और उसे हम 1 या 2 दिनों के अंतराल पर जल की आवश्यकता पूरी करें तो वह अपने जो आवश्यकता है उससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। उसके शरीर की संरचना इस तरह का है जिससे कि वह मिट्टी में उपलब्ध जल को वह शोषित कर लेता है और वह अपने शरीर की प्रक्रिया के अनुसार वह फल में भी वह नमी पहुंच जाती है। तो यह तो एक प्रक्रिया है, उसकी शारीरिक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से अगर मिट्टी में हमने जल उपलब्ध करा दिया है तो फिर वह पौधा उसे अवशोषित कर लेता है और अपने जल के सहयोग से वह अपने शरीर में भोजन बनाता है और जो फल वगैरह जो लगते हैं उसके शरीर में संरक्षित फल जो बनते हैं वह उसके शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो रही है तभी वह फल के रूप में प्रकट होता है। हमारे किसान भाई आजकल जल की व्यवस्था करने हेतु एक टपक सिंचाई विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे हमारे किसानों की पहले मानसिकता थी कि जब तक भरपूर जल ना दिया जाए पौधों को तब तक उसकी वृद्धि एवं फल अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से यह ज्ञात हो चुका है कि अगर पौधे को नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी मात्रा में टपक विधि, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, उस विधि से भी अगर जल उसे पहुंचाया जाए तो ऐसी स्थिति में हम जो पूरे थाले में पानी
भर के पानी जो देते हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन हमें प्राप्त होता है, क्योंकि पौधे की आवश्यकता धीरे धीरे हो रही है जल की। तो टपक विधि जो प्रणाली है वह अभी के लिए गर्मियों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। यूँ तो टपक विधि जो प्रणाली है जाड़े की फसल के लिए भी अच्छी उपज देने में समर्थ है, लेकिन गर्मियों में यह समर्थ भी है और इसकी अभी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश में पानी बहुत ही गर्मियों में कम जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। वैसे स्थिति में हमारे किसान भाई अगर टपक सिंचाई विधि का प्रयोग लत्तरदार सब्जियों में करें तो ऐसी स्थिति में जल की खपत भी कम होगी और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी सी जानकारी दी लत्तेदार सब्जियों में जल प्रबंधन कैसे करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद और नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, आज की जानकारी के साथ आज का समय भी हो चला है, तो चलिए जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार।